बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महवी शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। दिन का आगाज़ जो है वो भरपूर तरीके से करना चाहिए और इस अहद के साथ करना चाहिए कि आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो इंसान के दिन को बेहतर बना देती है और इसके साथ साथ आपके अपने शहर में क्या चल रहा है, मौसम कैसा रहेगा, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम अपने दिन की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन उसके मुताबिक कर लें। आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा और इसके साथ साथ हमारा प्यारा शहर है, तीसरा बड़ा शहर है, कदीमी शहर भी है। इस शहर के लोग चाहते थे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बेहतर हो, डेवलपमेंट आए और इसके साथ साथ अभी हमने रिसेंटली एक डिज़ास्टर फेस किया है फैसलाबाद में, वो है फ्लड की सिचुएशन। वो किस तरह से रिकवर की, ये तमाम तर क्वेश्चन जो है वो एक आम शहरी के जहन में आते हैं। आज हम इन क्वेश्चंस के जो हैं जवाब भी जानेंगे और इसके साथ साथ गोल्ड की मार्केट में कीमत क्या चल रही है, क्या सोना आज सस्ता हुआ है या महंगा होने जा रहा है, इस पर भी हम देखेंगे। और इसके साथ साथ इंसान की सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि हमारा जो वज़न है वो गैर इरादी तौर पर कम होना शुरू हो जाता है। हमारे ज़हन में बड़े सवाल आते हैं कि क्या ये हमारी सेहत के कोई मसाइल तो नहीं है, ये क्या ये कोई ख़तरनाक अलामत तो नहीं है। ये भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें, सुबह के औकात में और रात के औकात में मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो जाता है, लेकिन दोपहर में जो है वो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा दिखाई देती है। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद है। मरियम, बताइएगा कि फैसलाबाद के वेदर को लेकर क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो शहर का मतलब जुज़वी तौर पर साफ़ है और सुबह के औकात में हल्की हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत में भी कुछ कमी महसूस की जाती है, जैसे ही शाम में महसूस की जाती है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है तो गर्मी की शिद्दत जो है वो भी बढ़ती है और हवाएं भी साकिन होने लगती है और यूँ लगता है जैसे जाती हुई गर्मी दोबारा से वापस आती हुई महसूस हो रही है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि महसूस जो है वो 40 डिग्री किया जाता है क्योंकि सूरज की तपिश दिन के औकात में ज़्यादा बढ़ जाती है। हवाएं भी साकिन होती दिखाई देती हैं। इस वक्त शहर फैसलाबाद में 4 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, तो वहीं ये हवाएं सुबह के औकात में महसूस होती हैं और ख़ास तौर पर शाम के औकात में भी ये हवाएं महसूस होती हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ा के अंदर खुनकी का एहसास जो है वो होता है, जबकि दोपहर के औकात में यही हवाएं साकिन भी हो जाती हैं और गर्मी की शिद्दत में कमी का सबब जो है वो नहीं बनती। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासब जो है वो 70% है, जो कि दिन गुजरने के साथ बढ़ता भी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई भी इम्कान नहीं। मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा, ख़ास तौर पर दिन के औकात में। तो तबी माहिरीन का एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया गया है। उनका यही कहना है कि घर से गैर ज़रूरी सफ़र जो है वो ना करें। अगर आप करते हैं, ख़ास तौर पर बाइक पर हैं, तो सर को ढाँप कर करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, किसी कपड़े का इस्तेमाल करें ताकि ख़ुद को गर्मी की शिद्दत से बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात करते हैं हमारे प्यारे शहर फैसलाबाद के हवाले से। प्यारा शहर है, इस शहर की खूबसूरती के लिए काम होना जो है शुरू हो गया। हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के भी बेशुमार प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट जाता है इस शहर के मुखलिस लोगों में, जिसमें DCO फैसलाबाद है, उनका रोल काफ़ी ज़्यादा काबिल इस्ताइश है। कोई भी मसला मसाइल हो, फ्लड की सिचुएशन हो, हमने देखा है कि DCO फैसलाबाद ने हमेशा से अपनी टीम को ये हिदायत दी है कि फैसलाबाद के लोगों की सहूलियात में किसी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए। शहर में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लेकर आए जा रहे हैं, डेवलपमेंट के मनसूबाजात कहाँ पर पहुँचे हैं, 8 बाज़ार जो कि फैसलाबाद के कदीमी बाज़ारों में से हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर साहब ने, DCO फैसलाबाद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर वकास बेग ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वकास साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच वकास फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले मैं नदीम नासिर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। मैं ये बार बार कहती हूँ कि फैसलाबाद की खूबसूरती है या फैसलाबाद की ये खुशकिस्मती है कि आप जैसे मुखलिस इंसान जो है वो फैसलाबाद को मिले हैं। तो सबसे पहले एक डिज़ास्टर हम सब लोगों ने फेस किया है चिन्योट में, जंग में, तांदिया वाला फैसलाबाद में। तो यकीनन डिज़ास्टर तो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन इनकी एक अच्छी हिकमत अमली से इस सारी चीज़ को डील करना ये क्रेडिट जाता है हमारे ज़िले इंतज़ामिया को, आपको। तो किस तरह से कारकर्दगी रही, ये कितना चैलेंजिंग था और कैसे इस सिचुएशन को टैकल किया?
थैंक यू वेरी मच। ये सबसे पहले तो मैं आपका सिटी 41 का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया। डिज़ास्टर के हवाले से या फ्लड के हवाले से अगर बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था हम सब के लिए, और पूरे पंजाब में तकरीबन फ्लड्स की जो सिचुएशन थी उसमें बहुत सारे लोग मुतासर हुए। हमारी तहसील तानलेवाला के 41 विलेजेस जो हैं वो इनंडेट हुए, और उसमें आपको पता होगा, आपने भी मीडिया पे देखा होगा, आपने रिसर्च भी की होगी कि जब पानी डिफरेंट एरियाज़ में पहुंचता है, डिफरेंट बराजेस पे पहुंचता है, तो उसका टाइम लैग दिया होता है। बिल्कुल। तो हमने उसकी पहले तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तकरीबन 3 दिन 4 दिन पहले से हमने लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करना स्टार्ट किया। स्टार्ट में हमें मुश्किलात भी हुई, लोग अपने एरियाज़ को नहीं छोड़ना चाहते होते, लेकिन उसके साथ साथ ये हुआ कि फिर जैसे जैसे ख़बर पहुंचना स्टार्ट हुई, लोगों को अवेयरनेस दी, गांव-गांव हमारे लोग पहुंचे। उसमें जितने भी इदारे हैं, डिप्टी कमिश्नर तो एक गाइडेंस वाला एक रोल होता है या एक विजन प्रोवाइड करना होता है, बिल्कुल। एक प्री प्लानिंग करनी होती है कि आपने क्या करना है। बट ऑन ग्राउंड जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें रेस्क्यू 112 है, सिविल डिफेंस ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी जो पंजाब पीरा की जो नई फोर्स है उसने बहुत अच्छा काम किया, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग, और ऑन ग्राउंड जो हमारी असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, शी डिड अ वंडरफुल जॉब। तो वहाँ से हमने तकरीबन 60,000 70,000 लोगों को शिफ्ट किया 3-4 दिन पहले, और कुछ तो हमारे पास कैंप्स में थे, कुछ अपनी रिश्तेदारों के पास चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम ये हुआ कि एक कोई ह्यूमन लॉस नहीं है, कोई किसी जानवर का नुकसान नहीं हुआ। क्रॉप्स का बहुत बड़ा डैमेज है हमारे एरियाज़ के अंदर, उसकी डैमेज असेसमेंट, जो फ्लड की डैमेज असेसमेंट है, वो डेडिकेटेड कमेटीज़ हैं, वो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की हैं, वो विलेज वाइज जा रही हैं, कल से स्टार्ट हो गया। तो ये मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने बहुत बचाया है तानने वाला को, जितना बड़ा ये डिज़ास्टर था। तो अब ये फ्लड डैमेज असेसमेंट जैसे हो जाएगी, उसके बाद जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंस किया है रिलीफ पैकेज, तो वो लोगों को कंपनसेशन देंगे। बिल्कुल इसी तरह से है, और बार बार ये बात वाकई काबिल स्ताइश है। रेस्क्यू डिपार्टमेंट हो, हमारे सिक्योरिटी के इदारे हों, हमारे ज़िले इंतज़ामिया हो, इस डिज़ास्टर में जिस तरह से सब लोगों ने दिन रात मिलकर काम किया, ये वाकई काबिल स्ताइश है। अवकाश, मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि आप फ्लड वाले एरियाज़ में भी गए, आपने देखा कि क्या सिचुएशन थी, रिलीफ कैंप जो है वो अच्छा रहा, हेल्थ की फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की जा रही थी। पिंगा रिपोर्टर, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि किस तरह से आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारियों को या इंतज़ामात को, और रिलीफ को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मैं भी सबसे अच्छी बात जो है इस बार ये हुई कि डिज़ास्टर एक था, एक इम्तिहान था, ना सिर्फ तांदरावाला के लोगों का बल्कि मैं समझता हूँ पूरे पंजाब के लोगों का, जिन्होंने इसको पेश किया। बर वक्त जो इनखला था इंसानों का और जिस तरह से उनको सहूलियात फराहम की गई, मतलब ये किसी से नहीं कहा गया कि भाई आप अपना घर खाली करके जाएँ, उनको बाकायदा फैसिलिटेट किया गया वहाँ से निकलने में, उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो, उनके जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन हो, उस हवाले से। और फिर सबसे बड़ा एज जो रहा कि फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो बर वक्त कायम कर दिए गए, और इंसानों के साथ साथ जो जानवर थे उन इलाकों के जिनको फ्लड रिलीफ कैंप पे रखा गया, जिनकी तादाद लगभग 400 से ज़ायद थी, उनके लिए चारे का इंतज़ाम जो है वो इनिशियली बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चूँकि तांदलावाला के अंदर हम मुकामी लोग क्या करते हैं कि मुकामी सतह पे चारे की काश्त हुई होती है, लेकिन वो सारा चारा जो है वो जा चुका था सैलाब के नज़र। अब जिस तरह से दूसरे शहरों से लाया गया, फिर उसके अलावा सैलाब के मौसम के अंदर वहाँ उस हिसाब से कि इस पानी के वजह से या इस मौसम की वजह से क्या बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं, उसके पहले से तदारक करना, उसकी मेडिसिन, उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है, मतलब हमने महकमा हेल्थ की अगर बात करें, रेस्क्यू की बात करें, सिविल डिफेंस की बात करें, इवन पीरा की बात करें, नई फोर्स थी, शहरियों ने बड़ी अच्छी जो है वो कारकर्दगी देखी कि पानी से दूर रखना शहरियों को, शहरियों की मदद करना, किसी का सामान उठाया जा रहा है, किसी के जानवर पकड़े जा रहे हैं। बर वक्त ये तमाम तर इक़दाम कर लेने से ये पॉसिबल हो सका कि सैलाब तो आया, डिज़ास्टर आया, फसलें तबाह हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंसानी जान जो है वो नहीं ज़ाया हुई इसमें, और किसी किस्म के माली नुकसान जो है जानवरों के हवाले से वो लोगों का नहीं हुआ। बिल्कुल इसी तरह अब जो किसान वहाँ पे जिनकी फसलें थीं वो
फसलें उठाई नहीं जा सकती थी, इंसानों को बचाया जा सकता था, सो बचाया गया। लेकिन इसके बावजूद बहुत से ऐसे इलाके जहां मैं समझता हूं कुछ जो बंद बनाए गए आर्थिक तौर पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, जिससे तकरीबन 10 से 12 देहात ऐसे थे जिन्हें मुकम्मल तौर पे बचाया गया, और फिर मुकामी आबादी ने भी बड़ा साथ दिया। हमने तांदले वाले में देखा वैक्यूएशन बहुत टाइम से करवा ली गई। अगर वैक्यूएशन टाइम से ना होती तो शायद जो फिगर है वो बहुत ख़तरनाक हद तक साबित हो जाते। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ कि बड़ी समझदारी से काम लिया गया है। ऐसे इसमें देखिए 2,30,000 क्यूसिक का रेला जो है वो गुजर रहा है, और हमारे जो ब्रिजेस हैं तांदला वाला, रावी पे जिस पे हम माड़ी पतन का कह सकते हैं, पतन शराजा का कह सकते हैं, ये जो दो अहम पुल हैं ये ऐसे हैं कि 2,30,000 क्यूसिक के रेले के साथ जो है पुल के नीचे मौजूद तमाम जगह जो है वो फिलअप हो चुकी थी। अब पानी जो है वो साइड से निकलने के बजाय उसको बंद बांधे गए, उनको रोका गया। इवन आवाम ने बड़ा अच्छा, सर 1-2 गाँव हमने ऐसे देखे जहाँ आवाम ने खुद जो है वो ज़िला इंतज़ामिया के साथ बंद बनाने में सारी रात का वक्त गुजारा और रात भर पहरा दिया उस बंद पे कि कहीं से ये ब्रीच ना हो जाए, टूट ना जाए। इस तमाम मदद के बाद जो है मैं समझता हूँ कि हम इस में कामयाब हो सके हैं, ज़िला इंतज़ामिया कामयाब हो सकी है कि हमने बिल्कुल एक तमाम ताउन लोगों के को साथ हिफाजत मिलकर से हमने निकाला देखा कि हमने बड़े अच्छे से इस डिज़ास्टर को डील किया है। अब रेस्क्यू बहुत अच्छा रहा, डॉक्टर कैप्टन नदीम नासिर साहब, और दूसरा हमने देखा कि रिलीफ बहुत अच्छा रहा, तमाम सहूलियात मरीज़ों को मिली जो वहाँ पर रिलीफ कैंप में थे, किसी को कोई मसला था। अब जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसीजर है ये ज़ाहिर सी बात है चैलेंजिंग होता है, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? रिहैबिलिटेशन का सिलसिला कब से शुरू हो रहा है? मैं इससे पहले एक बड़ी ज़रूरी चीज़ ये हाईलाइट करूँगा कि हमने जो हेल्थ का प्लान बनाया वो पूरे पंजाब में रेप्लिकेट हुआ। हमने प्लान ये बनाया कि हम गांव के लेवल पे लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, और फिर नॉर्मली ये होता है कि वहाँ पे जो BHUs होते हैं तो उसमें डिस्पेंसर्स होते हैं, मेडिसिन्स भी उस तरीके से अवेलेबल नहीं होती। तो एक प्लान हमने सेटअप ये किया कि हमने फैसलाबाद से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, और फर्स्ट टाइम देखा होगा कि मेडिकल कैंप्स के अंदर हम अल्ट्रासाउंड मशीन्स, टेस्ट के सारे लैब इक्विपमेंट तक लेके गए, और हमने क्लस्टर्स ऑफ विलेजेस के ऊपर जाके कैंप्स इस्टेब्लिश किए, मेडिकल कैंप्स, उनमें से कुछ आज भी चल रहे हैं। और फिर हमने अपने LHWs और अपनी क्लिनिक ऑन व्हील्स से लोगों को गांव से मोबिलाइज़ किया, पूरा डाटा इकट्ठा किया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे पास इन 41 विलेजेस का यहाँ तक हमें पता था कि इसमें प्रेग्नेंट वुमेंस कितनी हैं, इसमें इन्फेंट्स कितने हैं, इसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कितने, किसी भी बंदे की जो स्पेशल नीड थी उस हवाले से हमने उनको टारगेट बिल्कुल, और किया। तमाम नीड्स को रियलाइज़ करना और एक इतने बड़े डिज़ास्टर को हैंडल करना ये वाकई एक चैलेंजिंग काम था। और हमने देखा कि ज़िला इंतज़ामिया हो, DC फैसलाबाद हो, दिन रात मेहनत की, जिसके बावजूद हमने देख रहे हैं कि एक अच्छा और वेल मैनेज इस डिज़ास्टर्स को लेकर चल रहे हैं। रिहैबिलिटेशन के हवाले से फर्दर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात हो रही है फैसलाबाद शहर के डेवलपमेंट के हवाले से, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फ्लड के दौरान ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी कैसी रही, और हमने देखा कि काफ़ी लिस्ताश जो है कारकर्दगी रही है, और उसके साथ साथ रिहैबिलिटेशन का काम जो है उसका आगाज़ हो चुका है। इस चीज़ को DC फैसलाबाद किस तरह से डील कर रहे हैं, इस पर मैं DC साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान रही थी ब्रेक पे जाने से पहले। तो रिहैबिलिटेशन किस तरह से की जाएगी अब? जी, रिहैबिलिटेशन में जो डैमेज असेसमेंट के बाद एक तो इमीडिएट रिहैबिलिटेशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने लोग डिस्प्लेस थे वो सारे अपने अपने घरों को वापस जा चुके हैं, और को बहुत बड़ा डैमेज नहीं है घरों के हवाले से। क्रॉप्स का जैसे मैंने कहा कि वो एक डैमेज है, लेकिन वो पानी काफ़ी एरिया से अब निकल चुका है। उसके बाद लोगों को वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना वो एक इम्पॉर्टेंट था, उसके ऊपर हमने बात की कि वहाँ पे हमने कैंप्स लगाए, वहाँ पे सारा डाटा हमने लिया, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। आज भी वहाँ पे हमारे लोग काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक भी डेंगू का या मलेरिया का केस नहीं आया, तो ये एक बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है। उसके बाद जो रोड्स कुछ जो मुतासर हुए थे, 13 किलोमीटर्स के रोड्स हैं हमारे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो कि मुतासर हुए, उनकी टेम्परेरी रिहेबिलिटेशन हमने कर दी है। वो अब वहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो कारपेट कर रहे हैं वो साथ साथ जैसे गवर्नमेंट का पैकेज आता है तो वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी डैमेज असेसमेंट के बाद लोगों को उनकी जो कंपनसेशन का है वो साथ साथ हम देंगे, क्रॉप्स की अलग देंगे, उनके जो घर डैमेज हुए हैं उनकी अलग देंगे, और किसी का और अगर जिस तरह का भी नुकसान हुआ है, जैसे डैमेज असेसमेंट के लिए 1 महीना गवर्नमेंट ने दिया है,
तो 1 महीने के बाद इसकी डिस्बर्समेंट स्टार्ट हो बिल्कुल इसी तरह से है कि मुश्किल की घड़ी में ज़िले इंतज़ामिया जो है वो उन तमाम लोगों के साथ खड़ी है जो कि सैलाब के दिनों में मुतासर हुए हैं। यहाँ पर नदीम नासिर साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, अगर हम फैसलाबाद शहर की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो हम देख रहे हैं कि हमारे शहर को अब खूबसूरत बनाने की तैयारियाँ हो रही हैं, डेवलपमेंट के हवाले से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर किया जा रहा है। इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये ज़िले इंतज़ामिया की तरजीहात में किस हद तक शामिल है? देखें, फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और जितनी ज़्यादा आबादी है इसके प्रॉब्लम्स भी उस तरीके से ज़्यादा हैं और उसमें सबसे बड़ा जो मसला था यहाँ पे वो सीवरेज का था। जो मैं एनालाइज़ करूँ अगर प्रॉब्लम्स के हिसाब से जाएँ तो उसके ऊपर हमने चीफ मिनिस्टर साहबा से गुजारिश की, हमने उसको बड़ा परसू किया। हमें 12 अरब रुपया उन्होंने दिया जिनके ऊपर 14 स्कीम्स हैं और उनके ऊपर काम स्टार्ट हो गया मैक्सिमम के ऊपर, बाकी कुछ अब टेंडरिंग के फेज़ के अंदर है। हाँ, बेसिकली यहाँ का जो ट्रंक सीवर है वो 1984 में लगा है, ठीक है। और वो यहाँ का सीवरेज का नेटवर्क के साथ उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी, हाउसिंग सोसाइटीज़ उसमें ऐड होती गई और वो चोक होता गया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से हमने कुछ उसके अंदर जो छोटे मोटे काम होने वाले थे वो किए, जिसकी वजह से आपने देखा कि 300 मिलीमीटर से ज़ायद की बारिश हमने 5 से 6 घंटों में क्लियर करवाई है, जिस पे मैं समझता हूँ कि वासा के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और अब वो जो स्कीमें कंप्लीट होंगी तो वासा का जितना सीवरेज का नेटवर्क है उसको हम ओवरहॉल कर रहे हैं। इसके साथ साथ वाटर सप्लाई, तो जायका का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, एक फ्रेंच फंडेड प्रोजेक्ट जो है वो इन द पाइपलाइन है जिसमें हम मज़ीद वाटर सप्लाई को इंश्योर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक 94 मिलियन यूरो का एक प्रोजेक्ट है जो कि फॉरेन फंडेड है, जिसमें हम पानी को ट्रीट कर रहे हैं, जो सीवरेज का वाटर है उसको ट्रीट करके काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है जो हमारी ईस्टर्न साइड है, और वो वापस इरीगेशन के नेटवर्क में हम दे रहे हैं। तो एक तो ये है, शहर में सड़कों के हवाले से बहुत ह्यू एंड क्राई होता है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। हमें ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो सस्टेनेबल भी है या नहीं है। सीवरेज की लाइनें हमने लगानी है, पूरे शहर में लगानी है। आज अगर वो रोड बन जाएंगे उन जगहों के ऊपर, मुकम्मल नए रोड बना दें, ऐसा नहीं है कि हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या 6 महीने बाद हमें वो काम दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा। आज सीवरेज का काम हो जाए उसके बाद आप रोड्स बना दें तो वो सस्टेनेबल रहेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारा 100 अरब का प्रोजेक्ट है हमारा मेट्रो बस का पूरे शहर के अंदर। उसमें तमाम सड़कें दोबारा रिहेबिलिटेट होनी है और उसमें कुछ अंडर पासेस बनने हैं, उसमें कुछ ओवरहेड ब्रिजेस बनने हैं। फॉर एग्जांपल अब सरगोदा रोड है, उसकी एक साइड बनने वाली है, आई नो कि वो बनने वाली है, बट उसको अगर आज मैं स्टार्ट करवा दूँ और 3 महीने बाद मेट्रो वाले दोबारा उसको बना रहे हो तो गवर्नमेंट का कितना बड़ा नुकसान होगा। तो लोगों से यही गुजारिश है, जो सोशल मीडिया पे हमारे दोस्त हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि ये चीज़ें होनी है काम, थोड़ा सा सब्र का दामन जो है ना वो थाम के रखें। ये शहर की सारी सड़कें हम बना के देंगे। हमारे एडीपी के अंदर अब शेखुपुरा रोड के ऊपर बार बार मुझे देखने को मिलता है कि शेखुपुरा रोड की हालत जो है, भाई वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है 2.5 बिलियन रुपीज़ का, वो पीडीडब्ल्यूपी में हम प्रेजेंट कर चुके हैं, उसकी अप्रूवल आनी है, टेंडर होना है, 2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। समुंदरी रोड के ऊपर यही है, अंडर पासेज हैं और उसके साथ मोर देन 2 बिलियन का प्रोजेक्ट समुंदरी रोड का अप्रूव्ड है, उसके ऊपर काम स्टार्ट होना है, टेंडरिंग के फेज़ में जा रहा है वो। इसी तरीके से जो हमारा तानले वाला का रोड है, ये बहुत बड़ी एक नई आर्टरी है, डुअलाइज रोड हम बना रहे हैं, इसमें हम तानले वाला के ऊपर इंटरचेंज नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और हम बाईपास से आगे इस रोड को डोलाइज कर रहे हैं सत्याना से होता हुआ। ये एक आपको फेडमिक की तरफ से जाने की ज़रूरत नहीं होगी साइयां वाला, आप ये फैसलाबाद से लाहौर का डिस्टेंस कम से कम 70 किलोमीटर इसी तरह से फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और इस बड़े शहर को मैनेज करने के लिए जाहिर सी बात है टाइम तो लगता है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है? मैं सलीम बात कर रहा हूँ, सलीम बात कर रहे हैं। सलीम, डीसी साहब फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ पूछना चाहें आप? जी, हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि हमारे जो गांव है तकरीबन एक जज्जा का झुगिया था और सरवा का चक है, वो इन्होंने तकरीबन बहुत अच्छे तरीके से दूसरा हमें बाहर निकाला है और हम इनका बहुत ज्यादा शुक्रिया। रेस्क्यू जो है सबसे ज्यादा जो काम है वो रेस्क्यू ने किया और तहसीलदार जो तांदले वाला के है उन्होंने भी हमें दूसरा अलार्म दिया और खाना वगैरह भी जो है बिल्कुल पहुंचता रहा है, हर डोर बाय डोर जाके ये खाना देते रहे। इनकी बहुत काविश है और हमारी जानें जो है हिफाजत से निकाली है बात टोटल।
इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं डीसी फैसलाबाद। बिल्कुल डीसी साहब आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दी फ्लड सिचुएशन बहुत अच्छे से काम किया है आपने, आपकी टीम ने। एक विजनरी लीडर फैसलाबाद में होना ये फैसलाबाद की खुशकिस्मती है। बहुत शुक्रिया सलीम फॉर ज्वाइनिंग अस इन द इंटरव्यू थ्रू कॉल। डीसी साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और जाहिर सी बात है हम थोड़े से ना बेसब्रे भी हो जाते हैं, क्योंकि हम जब घर से बाहर निकलते हैं, वकास साहब भी इस बात से एग्री करेंगे, हम बगैर सोचे समझे देखते हैं कि ये एक बड़ा शहर है, जाहिर सी बात है इसे मैनेज करने के लिए, इसकी डेवलपमेंट के हवाले से थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब भी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मेट्रो इस शहर की ज़रूरत भी है, उसके हवाले से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से रिडिज़ाइन होगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाइए। वेलकम बैक। फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। इस शहर की डेवलपमेंट को लेकर काम होना शुरू हो गया। हम देख रहे हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पैच वर्क हमें देखने में आता था कि बड़ा मसला है। हम देखते थे कि सड़कों, घर से बाहर निकल रहे हैं तो सड़कों पे कई जगह पर हमें गड्ढे नज़र आते थे, लेकिन ये चीज़ जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की तरजीहात में भी शामिल थी। लेकिन जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए टाइम टेकिंग किया। और ब्रेक पर जाने से पहले हम जैसे बात कर रहे थे कि इस शहर को मेट्रो सर्विस जो है वो भी मिलने वाली है और उसके लिए भी एक प्लानिंग की जा रही है। तो विकास, मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम शहर के हवाले से बात करें, डेवलपमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन हो रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर अभी काम होना बाकी है? देखें, मैं इस पर अगर हम पब्लिकली बात करें तो पब्लिक के लिए जितना भी बेहतर होगा, पब्लिक की कुछ ना कुछ फरमाइशें, कुछ ना कुछ ख्वाहिशात जो हैं मेरी अपनी भी बाकी रह सकती हैं। लेकिन एग्जैक्टली हम अगर बात करें इस टेनोर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जितना फैसलाबाद को दिया है, वो जो पिछले काफ़ी सालों का एक गैप था जिसमें कहा जाता था कि फैसलाबाद को फंड्स नहीं मिलते, काम नहीं हो रहे, वो चीज़ें जो हैं पूरी हो रही हैं। जिस तरह से करोड़ों नहीं अरबों की बात यहाँ पे हो रही है कि 12 अरब रुपए जो है वो सिर्फ वासा को दे दिए गए अपनी लाइनों की रिहेबिलिटेशन के लिए, इस शहर के पीने के साफ़ पानी के हवाले से। और जिस तरह डी साहब ने बताया कि पंजाब का पहला प्रोजेक्ट जो है, हम पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट जो है रिहेबिलिटेशन वाटर की, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पर जो है वो लगाने जा रहे हैं फैसलाबाद में। इसी तरह से ग्रीन बसेस जो हैं वो पहुँच चुकी हैं, ये एक बड़ी ज़रूरत थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फिर मेट्रो बसेस पे बात हो रही है, मेट्रो बसेस का जो है हम मुल्तान का रेप्लिका जो है वो फैसलाबाद में देखेंगे। मुल्तान की तरफ से फैसलाबाद के तमाम रोड्स जो हैं वो लिंक करेंगे मेट्रो के साथ, यानी हर शहरी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल सकेगी। और वो जो खटारा किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहन में आ जाती थी सफ़र का नाम लेते ही, उससे अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फैसलाबादियों को छुटकारा मिलेगा। और इससे सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि फैसलाबादियों को सफरी सहूलियत मिलेगी, मैं ये समझता हूँ कि इससे जो फैसलाबाद का माहौल है वो मुस्तकिल बेहतरी की तरफ जाएगा। चूँकि हमने देखा हर साल पॉल्यूशन की वजह से, माहौलियाती आलूदगी की वजह से गाड़ियों की चालान, गाड़ियों की पकड़ धकड़ का सिलसिला होता था। अब जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये होगी, लोग इस पर कन्वर्ट होंगे। इवन मैं किसी भी आम शहरी की बात करूं जिसने ग़ुलाम मोहम्मदाबाद से या सरगोदा रोड से बाईपास तक जाना है, उसको अपनी गाड़ी में भी वो खर्च जो है वो 1000 से 1500 रुपये में बढ़ रहा है। लेकिन अगर वो यही इलेक्ट्रिक बस का सफ़र करेगा तो उसको 20 रुपये में ये सफ़र जो है वो पड़ेगा। तो हर शहरी ये सोचेगा, अपनी बचत करेगा। डेवलपमेंट के हवाले से फैसलाबाद में अभी अगर आप देखें तो ब्रेक में एक डिस्कस हो रहा था गुराया रोड। हम 4 साल से ये देख रहे थे कि गुराया रोड नहीं बन रहा, लेकिन अब फैसलाबाद में मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ों की आमद जो है उसका सिलसिला शुरू हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है फैसलाबाद में, और इंटरनेशनल क्रिकेट के बायस जो इकबाल स्टेडियम की सराउंडिंग की जितनी कमियां थी वो सारी जो है वो अचानक से दूर की जा रही हैं। और ये अचानक जो है इस पर पीछे एक प्लानिंग थी, बड़ी देर से पीसीबी फैसलाबाद ज़िला इंतज़ामिया इस चीज़ पे मगन थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट फैसलाबाद में आए। इस तरह जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, वो क्रिकेट हो, वो माहौल दोस्त ग्रीन बसेस हों, वो मेट्रो बसेस हों, तो इससे ज़रा ज़्यादा जो है शहर की बेहतरी पे काम हो रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से अवकाश ट्रांसपोर्टेशन का मसला तो शहर का एक बुनियादी मसला था। मैं अक्सर ये बात कहती होती हूँ कि फैसलाबाद से सिर्फ फैसलाबाद के लोग ताल्लुक़ नहीं रखते, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर सफ़र कर रहे होते हैं। कोई तालीम की गर्ज से सफ़र कर रहा होता है, कोई एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से यहाँ पर सफ़र कर रहा होता है, कोई हस्पतालों में यहाँ पर एडमिट होने के लिए आ रहे होते हैं। तो ऐसे में एक चीज़ जो है इस शहर की ज़रूरत थी वो ये था कि बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन, न सिर्फ बेहतरीन ट्रांसपोर्ट बल्कि मैं भी इसमें साथ साथ ये भी खुशखबरी है फैसलाबादियों के लिए कि एक मुद्दत से
साबका मेयर हाउस जो कि चनियोट बाज़ार के बाहर था, वहाँ रुका हुआ पार्किंग प्लाजा जो है उसकी दोबारा से तामीर शुरू होगी और वो पूरा 9 मंजिला बनेगा। उस पर बाकायदा जो पेपर वर्क हम देख रहे थे उससे आगे के इजलास अब होना शुरू हो गए हैं कि कहाँ से फंडिंग होगी, कौन कौन से अदारे उसको फ़ंड करेंगे और कब तक वो विकास, ये जो आपने पार्किंग प्लाजा की बात कर ली है ना, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा मसला था और इस पे काम हो रहा है, ये वाकई काबिल इस्ताइश बात है। डीसी साहब नदीम नासिर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को देखें, आप भी इस बात से एग्री करते होंगे कि ये बहुत बुनियादी और बहुत बड़ा पुराना मसला था। इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? ये फैसलाबाद के लोगों के लिए कितनी बड़ी सहूलत होगा और इस प्रोजेक्ट को किस तरह से फर्दर भी तोसी दी जाएगी? अच्छा, एक ना डिस्कशन होती है नॉर्मली जब भी हम रिसर्च करते हैं या देखते हैं, बात करते हैं कि ये जो स्मॉग है इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है। तो उसका कोई कहता है ट्रांसपोर्ट्स नेटवर्क है, कोई कहता है इंडस्ट्री है, कोई कहता है एग्रीकल्चर है। अगर उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे हम सारे मुत्तफिक हैं कि तीनों ही कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर बड़े शहरों की बात की तो ऑब्वियसली उसमें ट्रांसपोर्ट जहाँ तक है उसका बहुत बड़ा उसमें रोल है। और दुनिया के अंदर जो बसेस चल रही हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ वाला मॉडल है, उसमें यह है कि उसमें लोग ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के ऊपर जा रहे हैं जिनकी मैनेजमेंट आसान हो और जिनसे जो आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ये वही सिस्टम जो है वो हम यहाँ पे ला रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने हर शहर के, पंजाब के हर शहर को वो सिस्टम दिया। ये कोई वो नहीं है कि ये बड़े शहर में होगा और छोटे में नहीं होगा, अक्रॉस द बोर्ड सब में किया है। और फैसलाबाद में हमारे पास ओरिजिनली प्लान 86 बसेज हैं, जिसमें से 30 हमारे पास पहुँच चुकी हैं और उनके ऊपर जो हमारा काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी, क्या नाम है आपका? हेलो जी, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। जी, ये जो स्टूडेंट्स ये बस चलवा रहे हैं फ्री मुफ्त में, हम डीसी फैसलाबाद की इस बात के लिए बेहद मशहूर हैं, शुक्रगुजार हैं कि मतलब ये बहुत अच्छा काम है। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, घर से स्कूल तक जाने के लिए, कॉलेज तक जाने के लिए, यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए, लेकिन इनकी ये जो स्कीम है बसें मुफ्त चलाने की, ये बहुत अच्छा काम है। हम इनके लिए डीसी फैसलाबाद का अगेन शुक्रिया करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सायरा फॉर कॉलिंग अस इन द प्रोग्राम। डीसी साहब, बहुत शुक्रिया। सब लोग कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बेहतर किया है आपने, ये वाकई शहर की ज़रूरत था और अब दिल खुश हो रहा है। अदा करना चाहिए चीफ मिनिस्टर साहिबा का, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है, उनका विजन है। हम तो इम्प्लीमेंटिंग आम होते हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे वकास साहब ने बात की कि ये पार्किंग प्लाजा बहुत बड़ी ज़रूरत है फैसलाबाद की, वो कमिश्नर साहब और मैंने मिल के ये फ़ैसला किया कि हमें ये ख़ुद से ही बनाना चाहिए, हमें अब कहीं और से मदद का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर इंशाल्लाह काम जल्दी स्टार्ट होगा। उसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि लोगों को रिक्रिएशन की फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। यहाँ पे कोई जगह नज़र नहीं आती चिनाब क्लब के अलावा जहाँ पे आम बंदे की एक्सेस नहीं है, तो लोग बैठ के कॉफ़ी पी सकें, बच्चे बैठ के वहाँ पे कोई रिसर्च का काम कर सकें, कोई डिस्कशंस कर सकें। तो हम यहाँ पे एक फूड स्ट्रीट बनाने जा रहे हैं और वो स्टैंडर्ड की फूड स्ट्रीट होगी जहाँ पे फैमिलीज़ जाएँ, जहाँ पे स्टूडेंट्स जाएँ, जहाँ पे हर तरह के लोग बैठ के अपना काम भी करें और अच्छा खाना भी इंजॉय करें। तो ये भी हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तफरीही ज़रूरियात जो हैं वो भी शहर की बहुत ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, हम बड़ी दफ़ा बात करते थे जी फैसलाबाद की ये ज़रूरत है, इस पे काम होना चाहिए। अब हमें वो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़ी तेज़ी से दिखाई दे रहा है। आर्ट बाज़ारों के हवाले से भी हम बात करेंगे कि उसकी डेवलपमेंट के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। फैसलाबाद की बेहतरी के हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने देखा है कि शहर को इलेक्ट्रिक बसेस भी मिल गई हैं। माहौलियाती जो मसले हैं हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज तमाम लोगों का इशू है, लेकिन इस इशू को पंजाब हुकूमत बड़ी संजीदगी से ले रही है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का एक अहम रोल समझा जाता था। इसीलिए फैसलाबाद को इलेक्ट्रिक बसेस दी जा रही हैं। उसके साथ साथ मेट्रो बसेस जो हैं और मेट्रो सर्विसेज भी फैसलाबाद में इसका भी आगाज़ होगा। और अगर फैसलाबाद की तारीख़ के हवाले से बात करें, एक पुराना शहर है और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं 8 बाज़ार
अहम समझे जाते हैं। लोग यहाँ कारोबार की गर्ज से भी आते हैं। अगर हम इन शहरों के इन बाज़ारों के मसाइल के हवाले से बात करें तो लटकती तारों के मामला थे, इन बाज़ारों को खूबसूरत करने के हवाले से काम होना कहीं ना कहीं बाकी था, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया ने इस ज़रूरत को समझा, इनके मसाइल को देखा और हम देख रहे हैं कि 8 बाज़ारों में भी डेवलपमेंट के काम जो है इसका आगाज़ हो गया है। DC साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। मैं नदीम नासिर साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 8 बाज़ारों की डेवलपमेंट के हवाले से क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह से इसे बेहतर किया जाएगा, और ये फैसलाबाद की अगर इकॉनमिक सिचुएशन को देखें, मईशत को देखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वो 8 बाज़ारों को देखने भी आते हैं, सेहत की गर्ज से भी आ रहे होते हैं, तो ये चीज़ कितनी बेहतरीन साबित होगी फैसलाबाद की? देखिए, ये हमने जो इंक्रोचमेंट के काम यहाँ पे किया, स्पेशली 8 बाज़ारों में, लोग कहते थे कि ये नामुमकिन है। हमने नामुमकिन को मुमकिन किया। यहाँ पे वो रेडी, वहाँ से बंदे गुजर नहीं सकते थे, सारा हमने शिफ्ट किया हुआ, और पार्किंग का जो भी अंदर लोग सारी पूरे रोड्स के ऊपर पूरे शहर की पार्किंग ऐसे लगता था 8 बाज़ारों में लगती है, वो सारा साफ़ किया। अब ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स लोगों ने देखी कि वो पहले कभी नज़र नहीं, घंटाघर ही नज़र नहीं आता था पहले तो। अब वो सारा एक तो क्लियर किया हमने। उसके बाद सेकंड फेज़ ये था कि हम इसकी रिहेबिलिटेशन और इसको खूबसूरत बनाएं, और ख़ूबसूरत ऐसे हो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो, वो एक टूरिस्ट पॉइंट के तौर पे लोग इसको लें। हमने हमारा फेस्को के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया, उनको हमने पैसे दे दिए। अब तमाम 8 बाज़ारों की जो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं या उनकी लाइंस हैं, या कोई खंबा नज़र नहीं आएगा, सारा अंडरग्राउंड होगा, कोई तार नज़र नहीं आएगी, डेडिकेटेड यूटिलिटी लाइंस होंगी। वासा वहाँ पे सीवरेज के जितने मसाइल हैं नई लाइंस लगाएगा, उनके साथ है, उनको NOC दे दी है, और सुई गैस जो है वो पहले अपना जितना काम उन्होंने करना है वो करेंगे। ठीक है। ये सारे NOCs हो चुके हैं, इन पे काम विद इन अ वीक स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद इनकी ब्यूटिफिकेशन है, ग्रीन बेल्ट इसमें ऐड होगी, ठीक है। इसमें प्रॉपर लाइनिंग होगी, टफ टाइल्स लगेंगी, फुटपाथ, वॉकवेज, शेड्स नए बनेंगे, और बिल्डिंग्स का जो फसाड है वो सारा नया चेंज होगा। तो ये आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में 6 महीने साल में आप देखेंगे फैसलाबाद में घंटाघर ये एक बिज़नेस हब के साथ साथ एक टूरिज़्म का हब भी इंशाल्लाह नज़र आएगा। बिल्कुल इसी तरह से विकास बेग आप इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे जब भी कोई मेहमान आउटसाइड दी फैसलाबाद आता है तो हम सबसे पहले उन्हें बताते हैं कि आए आपको हम घंटा घर लेकर चलते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सिचुएशन अब बहुत बेहतर होगी। अगर हम आज से 1 साल पहले देखें, इंक्रोचमेंट भी थी और वहाँ पर पाँव रखने के लिए जगह नहीं होती थी। अब फर्दर इससे बेहतर किया जा रहा है। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? ये हमारे शहर के लिए और जो लोग यहाँ पर सिर्फ सियाहत के लिए आना चाहते हैं, हमारे शहर को देखने के लिए आते हैं, कैसा महसूस करेंगे, इस पर मैं आपका जवाब जानूंगी। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बात कर रहा है? जी मैं नदीम अहमद बोल रहा हूँ। ठीक है नदीम साहब, DC साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोई सवाल आप करना चाहें, कोई बात उन्हें बताना चाहें शहर के हवाले से? जी DC साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं और एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। मैं 2 छोटी छोटी प्रपोजल देना चाहूँगा। पहली तो ये है कि ये जो ग्रीन बसों का प्रोजेक्ट है, ये जो नहर के ऊपर सुबह सुबह कोई हज़ारों की तादाद में गाड़ियां बच्चों को ड्रॉप करने जाती हैं, तो इनके जो स्कूल्स के रूट्स हैं और कॉलेजेस, ये काइंडली रूट्स जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये इनको प्रायोरिटी पे रखें ताकि ट्रैफिक का और बच्चों की आसानी का जो है वो थोड़ा सा एहतमाम हो सके। और एक मेरी और छोटी सी रिक्वेस्ट है और तजवीज़ भी है, ये जो सूसा रोड है मेन फैसलाबाद का रोड है, इसके ऊपर जितने होटल्स हैं वो रोजाना अपना पानी जो है वो रोड पे गिरा के, अगर खुद DC साहब विजिट करें तो उन्होंने सड़कों का तबाह कर दिया हुआ है। उनको एक तो रोका जाए, दूसरा अगर उनके एक्सपेंसेस से वो पैच वर्क वहाँ पे करवाए तो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में वो इस चीज को पब्लिक की जो सड़क है उसको एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। ये मेरी 2 छोटी छोटी प्रपोजल्स हैं, तो काइंडली इस पे DC साहब। बिल्कुल सही नदीम साहब, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम थ्रू कॉल। DC साहब आपसे मैं इनके सवालों का, इनके प्रपोजल पे कुछ जवाब जानना चाह रही हूँ कि वाकई ये इश्यूज़ मैंने भी देखा है कि केनाल रोड पे काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हमें देखने को मिलती है। ये बड़ा पर्टिनेंट इनकी तजावीज़ हैं और मैं इनसे ये इनको बताना चाहूँगा कि ये हमारे रूट्स में ऑलरेडी शामिल हैं। ठीक है। हमारा एक जो इवन बस का पूरा जो डेपो है वो गट वाला पे बन रहा है,
और उसको बनाने का पर्पज़ ये था कि वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन हम इंस्टॉल करेंगे और जो बसेस वहाँ पे चार्ज होंगी वो फेडमेक तक जाएंगी। ठीक है। तो ये हमारा ऑलरेडी प्लान में शामिल है। सिर्फ फिर मैं वही कहूँगा कि थोड़ा सा सब्र से काम इसलिए लेना है कि ये अभी 30 बसेज आई हैं, तो ये तमाम रूट्स को अभी कवर नहीं कर सकेंगी। ठीक है। ग्रेजुअली जैसे इनका नंबर बढ़ता जाएगा 86, 100 हम पूरी कर लेंगे तो पूरे 7 रूट्स जितने हैं उन सारों को ये कवर करेंगी। और स्टूडेंट्स को ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री है और जितने भी स्कूल कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए फ्री होगा। दूसरा सोसन रोड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वहाँ पे बारिश का पानी कहीं नहीं निकलता था। ग्रीन बेल्ट 3-3 फुट ऊंची है पहले थी और पानी निकलने का कोई ज़रिया ही नहीं था। फिर हमने पिछले साल ये किया कि ग्रीन बेल्ट को हमने डिग किया और उसको 2 फुट रोड के लेवल से नीचे किया। इस दफ़ा बारिशों में ये हुआ है कि रोड के ऊपर जो पानी खड़ा होता था 5-5, 6-6 घंटे लग जाते थे, वो घंटे डेढ़ में पानी निकल जाता है और सीप इन हो जाता है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज भी बेहतर हो रहा है। अब उसका जो पैच वर्क है वो इनकी बात बड़ी जेन्युइन है। वो वहाँ पे लोगों ने सीवरेज की लाइंस लगाई हुई हैं, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल रोड के ऊपर फेंक देते हैं। उसके हवाले से मेरी लोगों से भी ये गुजारिश होगी, ताजरों से भी ये गुजारिश होगी कि 11 बजे सुथरा पंजाब के लोग सफाई करके चले जाते हैं, उसके बाद हमारी दुकानें खुलती हैं, सारा कचरा उठा के बाहर रोड पे फेंक देते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी सिस्टम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक आवाम उसकी ओनरशिप ना ले। बिल्कुल इसी तरह लोगों से को ये सोचना होगा कि ये पैसा लोगों का अपना है। अगर आप सफाई में हमारी मदद नहीं करेंगे तो सफाई वाला बंदा कितनी देर आके सफाई कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह से शहरियों का ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िले इंतज़ामिया काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक है, DC फैसलाबाद काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक है ताकि इस शहर के लोगों को फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए। ज़रूरत इस बात की है कि हमें थोड़ा सा ताउन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया नदीम नासिर साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया अब्बास बेग फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। तो ये थे फैसलाबाद के मसाइल, फैसलाबाद के डेवलपमेंट के हवाले से भी काम हो रहा है और बस अब देखना ये है कि ये डेवलपमेंट का काम कितनी जल्दी कंप्लीट हो रहा है और ये चीज़ जो है ज़िले इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत की तरजीहात में भी शामिल है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं कुछ सालगिरह के दिन के हवाले से। बहुत ही प्यारा दिन होता है, ख़ास दिन होता है और मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि इस दिन को जितना ज़्यादा हो सके अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें और अपनों के साथ सेलिब्रेट करें। आपकी सालगिरह को हम शामिल करेंगे सिटी एट 10 में और इसके लिए आपको अपनी बर्थडे के हवाले से क्लिप और डेट जो है वो हमें व्हाट्सएप करनी है, हम शामिल करेंगे सिटी एट 10 में। आज की सालगिरह के दिन के हवाले से बात करें तो आज की जो पहली सालगिरह हमारे पास मौजूद है वो अहमद अग्रवाल की है। तो सबसे पहले देखते हैं ये मुबारकबाद। अब चलते हैं जी हमारी सेकंड बर्थडे, जो सेकंड बर्थडे आज मना रहे हैं वो मलिक असदुल्ला साजिद हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ये क्लिप। असदुल्ला को सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से सालगिरह की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी का दिन हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे और अपनी सालगिरह आप इसी तरह से भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाते रहे। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। वज़न कम करना सब लोग चाहते हैं, लेकिन अक्सर बग़ैर इरादतन वज़न कम हो जाए तो ये खुशी की बात नहीं बल्कि फ़िक्र की बात है। क्या ये कोई हमारे अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है? क्या डिप्रेशन या तनाव की वजह से हमारा वज़न कम हो रहा है? और अगर हम वज़न कम करना चाहते भी हैं तो इसका सही रास्ता क्या है? किस तरह से डाइट को बैलेंस तौर पर लेकर चला जा सकता है? इस पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फैसलाबाद की माहिर ग़िज़ाइयत शहज़ा सुहेल ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं शहज़ा? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच शहज़ा फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। शहज़ा सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोग हैं वज़न कम करना चाहते हैं, उनका वज़न कम नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने वज़न को बैलेंस रखना चाहते हैं गैर इरादी तौर पे और फ़ौरन से वज़न कम होना शुरू हो जाता है। क्या वजूहात होती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैटर करता है अगर हम वेट की बात करें कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। बॉडी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास अगर आप कैटेगराइज होते हैं एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप में। एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप वो बॉडी टाइप है जो कि इन बॉर्न ही बहुत ज़्यादा लीन पर्सनस होते हैं, थोड़े टॉल भी होते हैं या फिर थोड़े लीन पर्सनस होते हैं। एक ये चीज़। दूसरे नंबर पर हमारे पास ऐसे बॉडी फ्रेम स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जिनका स्ट्रक्चर ही छोटा होता है थोड़ा, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़े स्टार्टिंग से ही आपको थोड़े लीन और वो जिसे हम कहते हैं ना कि थोड़े वीक, जिन्हें हम आम लैंग्वेज में कहते हैं, वैसे नज़र आते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मसल मास कम होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्लिम दिखाई देते हैं। हालांकि वो उस चीज़ को आइडलाइज करते हैं कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ है कि हम बड़े स्लिम हैं, हम हर चीज़ खा रहे हैं, लेकिन ये भी एक
प्रॉब्लम है, ठीक है। ये भी आपको मुख्तलिफ तरह की बीमारियों की तरफ लेके जा सकती है। सबसे पहले तो अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है मसल मास कम है आपकी बॉडी के मुताबिक, तो आप जल्दी एजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। आपकी जल्दी बॉडी डिजनरेट होनी शुरू हो जाएगी, आप अर्ली जो है वो आपके जॉइंट्स पेन, आपको मसल्स पेन, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। फर्दर अगर इसके साथ अगर हम आए कि बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि लोग अनइंटेंशनली उनका वेट लूज हो रहा होता है, तो उसमें नंबर 1 रीज़न जो हमारे पास आ जाती है कि अगर आपका अनइंटेंशनली वेट लूज हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में किसी किस्म की इलनेस मौजूद है, क्योंकि ये इंडिकेटर है अनइंटेंशनल वेट लूज होना कि आपकी बॉडी में कोई इलनेस हो सकती है, जिसके अंदर डायबिटीज़ भी आ जाती है। डायबिटीज़ की शरह क्योंकि आजकल हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हर दूसरे बंदे का हमें जो है वो डायबिटीज़ की तरफ जाते हैं या प्री डायबिटिक सिचुएशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी एक रीज़न है। कुछ लोगों की इस सारी कंडीशन में वेट गेन होता है, कुछ का इसमें वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। अगर अनइंटेंशनली आपका वेट लूज़ हो रहा है तो इसी वक्त आप अपनी टेस्टिंग कराएं प्रॉपर। दूसरे नंबर पर हो सकता है कि आपका अगर अनइंटेंशनल वेट लूज़ हो रहा है तो आप में किसी किस्म की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्रिएट हो रही हैं, जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, क्योंकि आजकल हमारा वर्किंग ज़्यादातर इंडोर है, तो जिसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम होती है। थर्ड वन जिसकी वजह से हम अनइंटेंशनल वेट लूज़ की तरफ जा रहे हैं वो ये है कि आजकल का सोशल मीडिया और सोशल स्टेगमेंटेशन, इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर ये चीज़ आ चुकी है कि हम सिर्फ साइज़ 0 फिगर के ऊपर ही अच्छे लग रहे हैं, जिसकी वजह से स्पेसिफिकली हम बच्चियों के अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा डेवलप हो रहा है, यानी कि वो अपने आप को सिर्फ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में देखना चाहती हैं और उसके लिए वो बहुत सारे इस तरह के मेथड्स भी यूज़ करती हैं जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मेथड्स भी आ गए हैं, तो क्या ये चीज़ भी सेहत के लिए ख़तरनाक है? बिल्कुल। कोई भी चीज़ जब आप नेचर से हट कर जा रहे हैं, आपकी बॉडी की टाइप को और आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को मैटर कर रही है, तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। बहुत ज़्यादा मोटा होना भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पतला होना भी प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें कि माल न्यूट्रिशन की, माल न्यूट्रिशन सिर्फ ये नहीं है कि ओवर न्यूट्रिशन ही माल न्यूट्रिशन है, बल्कि अंडर न्यूट्रिशन भी एक प्रॉब्लम है। सही, बिल्कुल इसी तरह से अगर आज के दौर के हवाले से बात करें, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हम कहीं ना कहीं जब आइडियलिज़म के हवाले से बात करते हैं तो हम ज़ीरो फिगर को ही कहीं ना कहीं मेंटेन करने की जिदोजहद कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हम अपनी सेहत के मसाइल को निगलेक्ट कर देते हैं। इसमें अब बेशक वो लोग भी आते हैं कि जो कि वज़न कम करना चाहते हैं, उनका वज़न कम नहीं हो रहा होता, और अब इसके बरक्स से हमने बताया कि अनइंटेंशनली वेट लॉस होना, तो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ भी हो गया, कहीं ना कहीं ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी आ रही होती है। जैसे डायबिटीज़ है, अब देखें कि पहले हम ये सोचते थे अमूमन आफ्टर द 40s एज है उन लोगों में डायबिटीज़ होगी, लेकिन अब ये बहुत कॉमन इशू देख रहे हैं, यंगस्टर्स में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल भी इस पे डिपेंड कर रहा होता है जब हमारा वज़न अचानक से कम हो रहा है। एग्जैक्टली जो लाइफस्टाइल आपका सबसे पहले मेथड करता है कि आपकी ओवरऑल बॉडी की, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है और आपकी ओवरऑल फिटनेस और हेल्थ कैसी है, उस पर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल असरअंदाज होता है। सबसे पहले अगर हम डायबिटीज़ की बात करेंगे, डायबिटीज़ क्यों इतनी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसके बिहाइंड रीज़न है कि हम सबसे पहले तो हमारी फूड इस तरह की है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कल्प्रिट नहीं है जितना हमने उनको बनाया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके साथ साथ हमारी फिज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो है। फिज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो रहने की वजह से और जस्ट रिलाई करना कि कार्बोहाइड्रेट्स ही लेना है, प्रोटीन का इंटेक बहुत कम है। स्पेसिफिकली हमारी फीमेल्स के अंदर प्रोटीन का सवाल ही पैदा नहीं होता कि प्रोटीन का इंटेक भी करना है। ज़्यादातर फीमेल्स जो हैं वो थोड़ा वेजिटेरियन की तरफ जा रही होती हैं या वैसे भी लाइकिंग नहीं होती है। दूसरा हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस भी चेंज हो रहा है, तो लोगों की ज़्यादातर जो है ना चॉइसेस भी कार्ब्स कंटेनिंग चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रही है, उससे ज़्यादा पेट भरना पसंद करते हैं। ये भी एक रीज़न है कि वो असल अच्छा जो है बॉडी मास गेन ही नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में बल्कि वो बीमारियों की तरफ भी जा रहे हैं और इसके साथ साथ अर्ली एजिंग की तरफ भी जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से। और अक्सर हमने ये देखा है कि आज के अगर हम यंगस्टर्स के हवाले से बात करें, स्पेसिफिकली गर्ल्स के हवाले से बात करें, हमारा स्लीप साइकिल भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। ठीक है, हम रात को लेट नाइट तक जागते हैं, सुबह लेट उठते हैं, खाने को उस तरह से फोकस नहीं कर पा रहे होते, तो ये चीज़ हमें कितना मुतासिर कर रही है और इस चीज़ को हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं? देखिए, हमारा लाइफस्टाइल ना हमेशा 3 चीज़ों पर रिलाय करता है। सबसे पहले आपकी न्यूट्रिशन, कि आप खा क्या रहे हैं। दूसरे नंबर पर आपकी एक्सरसाइज कैसी है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। तीसरे नंबर पे आपका स्लीप। जब तक ये तीनों एंगल्स नहीं मिलते, आप कभी भी हेल्थी लाइफ स्पेंड कर ही नहीं सकते। अगर आपका स्लीप साइकिल नॉर्मल नहीं है या फिर आपकी प्रॉपर जो है वो स्लीप के बावजूद भी आपकी नींद का
टाइम ड्यूरेशन ऐसा है कि वो आपकी जो नेचुरल सर्कल है उसके मुताबिक नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम रात के 4 बजे सोकर सुबह 12 बजे उठ रहे हैं तो हम अच्छे खासे जो है ना वो नींद पूरी करके उठ रहे हैं, 8 आवर्स लेकिन की जो नींद है वो हम ले रहे वो हैं। जो आपने अपनी बॉडी को रिपेयर टाइम ही नहीं दिया। अगर आपकी स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है, आपने अपनी बॉडी को रिपेयर, क्योंकि जब हम सोते हैं हमारी बॉडी रिपेयर होती है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं हमारी बॉडी को रीजनरेट करने में। लेकिन जब हम सही टाइम पर सोए नहीं, या तो स्पेसिफिकली एक जो आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्क्रॉलिंग करते हैं, ब्लू लाइट के होने की वजह से हमारे अंदर वो केमिकल्स ही रिलीज नहीं होते जो कि हमें हेल्प आउट कर सके हमारी बॉडी को रिपेयर होने में, जिसके नतीजे में हमें ये चीज़ सारी फेस करनी पड़ती है कि हम बहुत जल्दी जो है वो बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। फर्दर मोर क्योंकि स्लीप साइकिल सही ना होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। आजकल आप हर दूसरे यंगस्टर्स में भी देख लें, चाहे आप जो है ना वो हमारे ओल्ड एज पर्सन में देख लें, स्ट्रेस बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। स्ट्रेस चाहे वो फिजिकल है चाहे मेंटल स्ट्रेस है, दोनों तरह का स्ट्रेस जो है वो आपकी बॉडी के तमाम हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। यही रीज़न है कि आजकल PCOS बहुत कॉमन है, स्पेसिफिकली फीमेल्स के अंदर। उसके बिहाइंड रीज़न ही ये है कि हमारा स्लीप साइकिल नहीं अच्छा, हमारा लाइफस्टाइल नहीं अच्छा, हमारे स्ट्रेस लेवल्स मेंटेन नहीं है, और इसकी वजह से बल्कि वेट गेन के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आ बिल्कुल। रहे इस हैं। तरह से तर्ज़ ज़िंदगी हमारा बहुत मुख्तलिफ हो गया। एक्सरसाइज हम लोग करते नहीं है, सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, एक्टिविटीज़ नहीं है, डाइट का प्रॉपर ख्याल नहीं रख रहे होते। अच्छा शैसा, ये भी बड़ा मसला है कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक पर्सन की एग्जांपल ले रहे हैं, उसका वेट कम हो रहा है, उसे नहीं पता चल रहा है, और शायद जब तक उसे पता चले तब तक काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन, इसकी जो न्यूट्रिशंस हैं उनकी कमी हो जाए। तो किस तरह से हम ये बात नोटिस कर सकते हैं कि अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ कि मेरा वेट कम होना शुरू हो गया है, कौन कौन सी अलामत एक पर्सन में नज़र आती हैं जब ये वेट कम होने की जानिब कोई पर्सन जा रहा होता है? अच्छा, सबसे पहले तो अगर वेट लूज़ की अगर आप अलामत की बात करें तो अगर तो आपका 1 वीक के अंदर जो है वो 1 से 2 kg लूज़ हो रहा है तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वाकई इंटेंशनली भी करना चाह रहे हैं या अनइंटेंशनली भी 1 to 2 kg आपका पर वीक जा रहा है, वो हो सकता है कि आपकी उस टाइम की न्यूट्रिशनल इंटेक इतनी ना हो, या उस टाइम आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, या फिर आपका स्ट्रेस लेवल हो, इतना प्रॉब्लम तब नहीं है। लेकिन अगर आपका 1 वीक में 2 kg से ज़्यादा वेट लूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मौजूद है। दूसरा, वेट स्केल तो हमें एक बताता ही है कि हमारा वेट लूज़ हो रहा है। फर्दर जो है आपकी जो स्किन है, ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होती है जो हमें बताना शुरू करती है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। आपकी स्किन का बहुत ज़्यादा लटक जाना, रिंकल्स आना, आपकी बॉडी के अंदर लीन मैस ख़त्म हो जाना। लीन मैस से मुराद है कि आपका मसल मास ख़त्म हो जाना, आपको महसूस हो कि आपकी जो स्किन है वो आपके बोन्स के साथ जो है ना अटैच नहीं रही, जैसे वो अलग-अलग आपको महसूस हो रही है, जैसे हम अमूमन ओल्ड एज पर्सन्स के अंदर देखते हैं। तो वो भी एक निशानी होती है कि आपकी बॉडी के अंदर अनइंटेंशनली वेट लूज़ हो रहा है। सही हो वाकई, और ये चीज़ हम नोटिस नहीं कर पाते होते। सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा है कि हमारा लाइफस्टाइल इस कदर हो गया है, बिज़ी हो गया है, हमने अपनी वर्क लाइफ भी देखनी होती है, हाउस लाइफ भी देखनी होती है, तो कहीं ना कहीं हम स्टेबल नहीं रह पाते, फोकस नहीं कर पाते डाइट को। अपना वज़न मेंटेन किस तरह से रखा जाए, किन किन बातों का ख्याल रखा जाए? अच्छा, अगर डाइट को या फिर वैसे आप अपना बॉडी को बैलेंस में रखना चाहते हैं, सबसे पहले कि आपकी फूड के अंदर जो है ना वो 5 फूड ग्रुप्स लाजमी शामिल हो। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो है होल व्हीट आ सकता है, हमारे पास इसके अंदर बार्ले है, ओट्स है, किनवा है, ब्राउन राइस है, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर प्रोटीन का इस्तेमाल करें। प्रोटीन आप जो है वो प्लांट बेस भी ले सकते हैं, एनिमल बेस भी ले सकते हैं। एनिमल बेस के अंदर बात आ जाए तो हमारे पास एग है, चिकन है, फ़िश है, बीफ है, मटन है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अगर हम वेजिटेरियन की बात करें प्रोटीन की, तो हमारे पास पल्सेस हैं, लेग्यूम्स हैं, चने वगैरह का इस्तेमाल, ये सब कुछ कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आप जो है वो डेयरी का इस्तेमाल, जिसमें दूध और दही का इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पर फ्रूट्स का इस्तेमाल, और पाँचवें नंबर पे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा। और जिस तरह से हमारी लाइफ चल रही है, मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कोई इतना सब कुछ फॉलो कर रहा होगा। फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारा वेट कम होना शुरू हो जाता है और हमारी सेहत काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही होती है। वो लोग जो कि वज़न इरादतन कम करना चाहते हैं, वो किस तरह से डाइट प्लान लें, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक करके ही मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक एट सिटी एट 10। अब बात कर लेते हैं कुछ सालगिरह के दिन के हवाले से, और आज जो हमारे पास तीसरी सालगिरह है वो ज़फ़र अब्बास की है। तो ज़फ़र अब्बास अपनी सालगिरह मना रहे हैं, और सालगिरह का दिन बड़ा ख़ास दिन होता है, इसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप।
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to ज़फ़र अब्बास को सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से बहकता रहे और आप इसी तरह से अपनी सालगिरह मनाते रहें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि वो लोग जिनका वज़न इरादतन कम होता है या गैर इरादतन, लेकिन जब वेट कम हो रहा होता है हम बहुत सारी अलामत को इग्नोर कर देते हैं और जहाँ पर सेहत के मामला हो मुझे लगता है कि वहाँ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और अक्सर हम वहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। अगर आपका वेट गैर इरादतन कम हो रहा है, आपको नेक्स्ट क्या करना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं, इक़दाम किस तरह से करने हैं, ये सवाल का जवाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शहज़ा, मैं जानना चाहती हूँ कि वो लोग जिनका वेट गैर इरादतन कम हो रहा है और उन्हें पता चल गया है कि हमारा वेट फॉर एग्ज़ाम्पल 3 kg एक वीक में कम हो रहा है, 4 kg कम हो रहा है, अब उन्हें नेक्स्ट क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले जो स्टेप होना चाहिए वो ये कि आप अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट लूज़ होना इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर इलनेस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई जो ट्रिगर करे, जिसमें सबसे पहले आप CBC का टेस्ट कराएं, CRP लेवल्स टेस्ट कराएं, HB1AC का, ESR का टेस्ट, और इसके अलावा आप कंप्लीट यूरिन प्रोफाइल अपनी करवाएं, अपनी लिपिड प्रोफाइल चेक कराएं, LFTs और RFTs का टेस्ट कराएं, ताकि पता लग सके कि एक्चुअली रूट कॉज क्या है जिसकी वजह से जो है आपका वेट लूज़ हो रहा है। अगर इसके अलावा आपका वेट लूज़ के साथ साथ आप वीकनेस भी फील कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, आपकी स्किन ख़राब हो रही है या इस तरह के मसाइल, जोड़ों में, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो जिसके अंदर आप जो है HB का टेस्ट करवा सकती हैं, विटामिन D लेवल्स और विटामिन B12 का टेस्ट करवा सकती हैं। वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प आउट करेगा पता लगने में कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल, खूबसूरत दिखना हर कोई चाहता है, ख़वातीन भी चाहती हैं, लेकिन अक्सर औकात हमें सही प्रोसीजर नहीं समझ में आ रहा होता कि वज़न कम करने का सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है। तो शिजा, इस पर भी थोड़ा सा हमें बता दें कि वो लोग जो कि वज़न कम करना चाहते हैं, कौन सा सही तरीका है, कौन सा गलत तरीका है और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। अच्छा, वेट गेन करने का और वेट लूज़ करने का फार्मूला बिल्कुल एक जैसा है। सबसे पहले कि आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर तो आप वेट गेन करना चाहते हैं तो उसके अंदर 500 कैलोरीज जो हैं वो आपने प्लस कर देनी है। ठीक है। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट आई है उसमें से आपने माइनस कर लेना है जो है 500 कैलोरीज़ को। तो ये एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आप सरप्लस में जाना चाहते हैं तो 500 किलो कैलोरीज़ प्लस कर लें, अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो 500 किलो कैलोरीज़ माइनस कर लें अपनी टोटल रिक्वायरमेंट में। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है कि कितनी कैलोरीज़ तकरीबन अंदाज़न कितना होनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि कैलोरीज़ रिक्वायरमेंट आपकी एज के ऊपर, आपके जेंडर के ऊपर, आपकी हाइट के ऊपर, आपके वेट के ऊपर, फर्दर मोर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। तो इसलिए हर पर्सन के जो है वो डिफरेंट कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने देखा है कि कुछ लोगों की रूटीन इस तरह से होती है, उन्हें ज़्यादा एनर्जी की या ज़्यादा एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि अगर एक पर्सन का वेट कम हो रहा है, ये जो चीज़ है ये इम्यून सिस्टम को कितना मुतासिर करती है एक इंसान के? देखिए, अगर आपका वेट कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर ऐसी प्रोटीन जो कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती हैं, वो भी कम हो रही है। तो जब आपका इम्यून सिस्टम नीचे जाना शुरू होता है, आप और ज़्यादा जो है वो इलनेसेस को अपनी तरफ खींचते हैं, बहुत सारी बीमारियां आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपका जब दिफाई नहीं आप कर पा रहे तो और ज़्यादा डिजीज़ की तरफ आप जाते हैं और ज़्यादा आपका वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने इवन ये देखा हो कि वो बच्चा घर का जो बड़ा वीक है उसका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, उसके साथ साथ आप जो है वो देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है और मौसम बहुत जल्दी असर हो जाता है। देखते हैं कि कोई भी मौसम चेंज हो रहा है उसे फ़ौरन से इफेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ भी डाइट पे कहीं ना कहीं हमारी क्या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही होती है। तो मुझे ये भी बताइएगा कि अब जिस तरह से हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि स्टैटिक तरीके भी आ गए हैं वेट कम करने के हवाले से, क्या ये ठीक है? अच्छा, स्टैटिक तरीक़ेकार में मल्टीपल चीज़ें हैं आती। सबसे पहले अगर हम वेट लूज़ के लिए बात करें कि बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर हैं, ठीक है। सर्जिकल प्रोसीजर्स की बात करें तो उसके इफ़ेक्ट्स भी हैं, फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। फ़ायदे की बात करें कि एक पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा ओबेसिटी ग्रेड 3 पे या 2 के ऊपर कर रहा है, उसकी बॉडी में सिर्फ ओबेसिटी नहीं होगी, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई होगा, हार्ट पेशेंट भी होगा, उसके लीवर प्रॉब्लम्स भी चल रहे होंगे, किडनी प्रॉब्लम्स भी चल रहे होंगे। ऑटोमेटिकली वो स्टेज पर आ गया है कि उसके लिए अब सर्जरी इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है।
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स की बात करें, वो भी उस टाइम पर अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं तो उसको कम करने के लिए आपको जो है वो करवाने पड़ते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग इशू। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ एक बना रहे हैं कि हमने विद दी जो है ना वो सोसाइटी चलने के लिए उस चीज़ को स्लिम बनाना है, स्ट्रिप्स भी आजकल चल रही हैं वेट कम करने के लिए। एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें जिसमें इंजेक्शंस हैं हमारे पास इसके अंदर जो है वो बहुत सारे नॉन सर्जिकल प्रोसीजर लाइक कैविटेशन, EMS इस तरह के प्रोसीजर्स भी आ जाते हैं, वो भी अप्लाई हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बेस्ट मेथड नो डाउट डाइट ही है। अगर आप डाइट के थ्रू 70% डिपेंड करता है आपकी डाइट पे। इवन इन मेथड्स के साथ भी आपको डाइट की ज़रूरत है। अगर आप समझते हैं कि मेथड्स करने के बाद, अप्लाई करने के बाद, प्रोसीजर कराने के बाद आपको कभी भी ज़िंदगी में डाइट नहीं करनी पड़ेगी, या फिर आपको जो है आप जो मर्ज़ी खाते रहें, दोबारा से आपका दोबारा वेट गेन हो जाएगा। क्योंकि जितनी भी, चाहे सर्जरी है चाहे जो भी कोई भी प्रोसीजर, आपकी बॉडी के अंदर फैट बनने की आपकी जो है ना वो कैपेसिटी को नहीं ख़त्म कर रहा। अगर आप उस तरह की मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं तो आप जितने मर्जी प्रोसीजर करा लें, आप दोबारा से वेट गेन करें। बिल्कुल इसी तरह से है, और जाहिर सी बात है हमारे लाइफस्टाइल अगर अच्छा होगा तो हम सारी चीज़ों को तमाम तर देखेंगे। मुझे ये भी बताइएगा शहज़ाद, जैसे हम बात करें कि डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनमें हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? ये चीज़ें हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही होती है। अपना जितना ज़्यादा हो सके सेहत का ख्याल रखें। हमारे आज के जो प्रोग्राम है हेल्थ के हवाले से, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। शहज़ाद सोहेल, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। तो सेहत पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करें, आप अपनी डाइट को देखें, अपने जितने भी मसाइल हैं, और फ़ौरन से डाइटिशियन के पास लाजमी जाएं जब आपको लग रहा है कि आपकी सेहत पे कोई ना कोई इश्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पर वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। हर किसी के लिए आज के दौर में प्रॉपर्टी का मौजू बहुत अहम है। कोई घर बनाना चाहता है, कोई से महफूज सरमायाकारी समझ रहा होता है। ऐसे में ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू का अंदाज़ा किस तरह से लगाया जा सकता है, कौन सा राइट टाइम होता है जब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि बैंक में तो अक्सर औकात हम देखते हैं कि पैसा पड़ा पड़ा डी वैल्यू हो जाता है। ऐसे में सही इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तमाम तर सवालात के जवाब जानना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासकर जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। तो इन जवाबों के लिए हमें ज्वाइन किया है तनवीर हुसैन तारा साहब ने, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। इनसे जानेंगे कि क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर्टी पे है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तनवीर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, क्या हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? दिस इज़ द राइट टाइम और नॉट? जी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो जो है ना ये बड़ा अच्छा वक्त है, क्योंकि हमेशा से ही प्रॉपर्टी जब डाउन होती है तो उस वक्त उसको परचेज़ करने में जो है वो आपको इजीली कोई भी अच्छी से अच्छी जगह भी जो है वो बिल्कुल मुनासिब रेट्स पे जो है वो अवेलेबल हो सकती है। तो ज़ाहिर है जब कोई पीक टाइम होता है तो फिर उसमें तो जो लेन देन करेंगे तो वो थोड़ा बहुत ही मार्जिन वो होता है उसमें, फिर वो डे बाई डे जो है वो महंगी हो जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है ये बड़ा अच्छा टाइम है। जब भी किसी चीज़ का बड़ा डाउनफॉल होता है, ज़ाहिर है वो उसमें कोई भी चीज़ जो है जब मार्केट वैल्यू उसकी कम होती है तो उसमें उसको लेना परचेज़ करना आसान हो जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी में ये एज है कि अगर जो भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं वो आपकी किसी भी वो जो है कुछ ना कुछ इंशाल्लाह वो आपको दे के जाती है, वो को आपका नुकसान नहीं करती, वो डी वैल्यू नहीं होती। हाँ बिल्कुल इसी तरह से पैसा तो डी वैल्यू हो जाता है। हम देखते हैं कि अगर हमने अपने बैंक में आज से 1 साल पहले 20 लाख देखे, आज उसकी कोई कीमत नहीं होगी है। और इस तरह से अगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें तनवीर साहब, 2 तरीक़ों को मैं समझती हूँ कि लोग सेफ़ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, एक गोल्ड में और एक प्रॉपर्टी में। गोल्ड की तो जो कीमत आजकल मार्केट में चल रही है, मुझे नहीं लगता कि ये अब सेफ़ इन्वेस्टमेंट रही है। तो प्रॉपर्टी की कीमत का तयन किस तरह से किया जाता है? कैसे हमें पता चले कि ये जिस प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, या घाटे का सौदा तो नहीं हम कर रहे हैं? जी एक्चुअली इसमें एक चीज़ तो ये है कि इसमें जो हमारे सरकारी अदारे हैं उसमें पटवारी जो है वो बड़ा अहम रोल वो रखता है, क्योंकि उसके पास ही प्रॉपर्टी का एक्चुअल रिकॉर्ड वगैरह जो है वो होता है कि ये चीज़ जो भी प्रॉपर्टी है ये किसी में मुतनाज़ा तो नहीं है, या इसमें कोई जो भी एरिया है वो किसी डिपार्टमेंट के हवाले से जो है वो आबादकारी ना कर सकते हों, या उसको जो है FTA है जैसे हमारा एक डिपार्टमेंट है वो जो अप्रूवल्स देता है टाउन्स वगैरह की कि उनसे अप्रूव शुदा है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो परचेज़ करने से पहले मद्देनज़र रखनी चाहिए, और कम अज़ कम कुछ भी ना कर सकें तो पटवारी से ज़रूर रब्ता करना चाहिए। वो आपको एक्चुअल जो है वो बता सकता है कि ये जो जगह आप परचेज़ कर रहे हैं इसमें आपको कल को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा।
बिल्कुल, एक एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिस तरह हम सेहत के हवाले से कोई मसला होता है, हम फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह से प्रॉपर्टी ख़रीदना ज़ाहिर सी बात है, आपकी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ बड़ी देख कर और सोच कर करनी चाहिए। यहाँ पर तनवीर साहब ये भी बताइएगा, जिस तरह हम बात करेंगे अभी मौजूदा सिचुएशन, जितनी भी मेरी भी लोगों से बात हुई है, वही कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का बिज़नेस जो है अभी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। कौन कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं जो इस बिज़नेस को मुतासिर कर रही हैं? एक्चुअली एक तो जो लेन देन का है, गवर्नमेंट के ड्यूज़ का जो मामला है वो बड़ा ही टिपिकल हो गया है। तो जो भी टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट ले रही है, एक तो ओवरचार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, एफबीआर उसमें इन्वॉल्व हो गया, और एफबीआर जो है वो भी अपनी मनमानी के हिसाब से जो है वैल्यूएशन कर रहा है एरियाज़ की, तो जो यानी कि उनकी एक्चुअल प्राइस है उससे भी वो दोगुना तकरीबन उसको वैल्यूएट करके तो अपने टैक्सेस जो हैं वो बटोर रहे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट का जो है इस हवाले में जो है वो इंटरेस्ट नहीं शो हो रहा, कि जिस वजह से जो है ये मज़ीद डे बाई डे उसको वो जो है अभी जो टैक्स रेशो का इन्होंने वो एक वो दिया है का जून में यह था कि जी प्रॉपर्टी के जो है वो रेट्स एफबीआर के कम हो रहे हैं, लेकिन वो पहले भी 6% था, अब भी 6% है, लेकिन उसका थोड़ा सा इन्होंने ये किया है कि जो परचेज़र है उसको 1.5% कर दिया और जो सेलर है उसको 4.5% कर लिया। पहले ये दोनों इक्वल थे, 3-3% कैसे हम थोड़ी सी बेहतरी कंसीडर कर सकते हैं? जी, उसमें यह है कि परचेज़र जो है वो ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसमें वो, लेकिन जो बंदे इन्वेस्ट करने वाले हैं वो उसमें जो है वो बिल्कुल वो नहीं आ रहे, क्योंकि वो ज़ाहिर है जब उन्होंने सेल करने जाना है तो फिर उनको वो उसी हिसाब से 3.5% के हिसाब से वो टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि उनके लिए टैक्स रेशो जो है वो 6% ही है, वो है, उसमें कोई कमी वो नहीं हो सकी। और दूसरा ये जो प्रोसेस है आजकल ख़ास तौर पे एफबीआर का या रजिस्ट्री वगैरह अगर आप करवाने जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये एक जंग लड़ने से जो है ना कम वाला मामला नहीं है। एक तो आप 7-8 बजे जाके वहाँ पे जो है खिदमत मरकज़ में लाइन लगाएंगे, फिर टोकन देने वाले साहब जो हैं वो 9 बजे आएंगे, फिर वहाँ पे इतनी बेज़ाब्तगियाँ हैं कि आपको टोकन लेने के लिए भी बड़ा जो है वहाँ पे परेशानी का मामला वो देखना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे ये समझ लें कि रिश्वत वाला जो वो है फैक्टर, ये हमारी नसों में रच बस गया है। कोई भी अगर आप जितनी भी वो नई से नई कोई इस्लाहात आती हैं, लेकिन उसको जो है रास्ते भी जो है उसी तरह वो निकल जाते हैं। कभी कहते हैं जी सिस्टम डाउन है, अभी वो हो नहीं सकता, अभी आप लेट आ गए हो, तो वो 12 बजे के बाद आए हैं, आप 12 बजे से पहले आए, कल आप इतने बजे आए, ये जो इश्यूज़ है ना, ये यकीनन एक इंसान टाइम निकाल के जा रहा होता है और ये देख रहे होते हैं, तो ऐसे में वाकई एक इंसान ये सोचेगा कि एक तो प्रॉपर्टी का बिजनेस लो चल रहा है, ऊपर से इन्वेस्टमेंट कर ले, तो कहाँ पर। अब ये देखें ना जी, सिटी एरिया का कोई भी छोटे से छोटा प्लाट भी वो 50 लाख के 1 करोड़ के नज़दीक का वो प्रॉपर्टी का वो है। अब एक बंदा इतनी वो जब जाता है टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए जा रहा है और उस बेचारे को 7 बजे लाइन में लगा के तो 4 बजे कहते हैं जी वो सिस्टम तो डाउन हो गया है, सॉरी आप कल आइएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये लोगों को डिसऑर्ड कर रही हैं और इस वजह से जो है ना लोग इस फील्ड में कम आ रहे हैं, जिस वजह से जो है तो इन्वेस्टमेंट कम से कम कर रहे हैं। बिल्कुल, एफपीआर की जानिब से अगर हम बात करें ना, एफपीआर पे बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें मुतासिर होती हैं। तो इसमें क्या आप लोगों को कभी मशावरत के लिए बुलाया गया है, कभी फीडबैक अप्रोच को मद्देनज़र रखा गया है? जी कभी भी नहीं जी। असल में अभी भी पिछले साल भी जब इन्होंने जो वैल्यूएशन की है, हमने उसके लिए एप्लीकेशंस भी दी हैं कि आपने जो वैल्यूएशन की है आप कम से कम उस रेट उससे जो है 1% कम करके हमसे परचेज़ कर लें। नहीं जी, वो हमने वो फ़लाँ से पूछा था, फ़लाँ से पूछा था कि जी इस तरह तो नहीं होता, कम से कम जो डीसी रेट है आप उसको ही फॉलो करें। नहीं जी, वो पटवारी साहबान जो हैं वो अपने ऑफिस में बैठ के करते हैं, जो हमने तो आपने क्या किया है, एक चीज़ की जो वैल्यूएशन है वो वैल्यू है वो प्लाट की वो 2.5 लाख के मरला के हिसाब से है, आप उससे टैक्स चार्ज कर रहे हैं 5.25 लाख रुपए के हिसाब से। टैक्स पे करने के हवाले से इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है, किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो थोड़ी सी इस तरह से होनी चाहिए कि तमाम तर लोग इससे फैसिलिटेशन हासिल कर सकें। फर्दर भी प्रॉपर्टी के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ।
वेलकम बैक एट सिटी एट 10। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में गोल्ड प्राइस क्या चल रही है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड की प्राइस को यूँ माने हर दिन यही बात फील हो रही है कि जैसे सोने की कीमत को एक दफ़ा फिर पड़ लग गए हैं। आज के हवाले से गोल्ड मार्केट की प्राइस जो है 1 तोले की जो चल रही है वो 3,98,701 तोला कीमत जो है वो मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,41,826 रुपये में जो है हम देख रहे हैं 10 ग्राम तोला जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। करेंसी जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हमारे जितने भी मामलात होते हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं और जितने भी लोग हैं वो कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डॉलर मुस्तकिम है या नहीं है ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के करेंसी रेट के हवाले से बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरो की आज कीमत क्या चल रही है। यूरो जो है बाय किया जा रहा है 333 रुपये में और सेल किया जा रहा है 336 रुपये में। इसी तरह से सऊदी रियाल है 75.2 में बाय किया जा रहा है और 75.7 में फ़रोख्त किया जा रहा है। UAE दिरहम के हवाले से बात करें 77 जो है इसकी बाइंग पावर है और 78 जो है इसकी सेलिंग पावर है। और इसी तरह से UK पाउंड के हवाले से बात करें 381.5 में बाय किया जा रहा है और 350 में 85 में फ़रोख्त किया जा रहा है। US डॉलर के हवाले से बात करें 282.4 में फ़रोख्त हो रहा है और 282.45 में फ़रोख्त हो रहा है। पाउंड और अगर हम डॉलर के हवाले से बात करें हम देख रहे हैं कि कीमत जो है यहाँ पर मुस्तहकम दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डॉलर है और पाउंड है ये काफ़ी दिनों से हमें स्टेबल दिखाई दे रहा है। गोल्ड की कीमत में हम देख रहे हैं उतार भी आ रहा है, चढ़ाव भी आ रहा है, तो ज़्यादातर हमें गोल्ड की कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी जो है वो एक ऐसा बिज़नेस है जिस पे सही टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। और इन्वेस्टमेंट करते हुए भी ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब यहाँ पर तनवीर साहब मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, बैंक से कर्ज़े ले लेते हैं। तो आप ये बीइंग एक्सपर्ट ये बात एक्नॉलेज करते हैं कि ये सही तरीका है इन्वेस्टमेंट का या इस तरह से नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल में इस तरह तो नहीं करना चाहिए क्योंकि जो गवर्नमेंट लोन्स वगैरह देती है उसमें से काफ़ी सारे कारोबार का या इस तरह के जो इश्यूज़ वो होते हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। अब एक बंदा जो है वो 50 लाख करोड़ रुपया लेके बैठ जाता है और वो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करके उसको छोड़ देता है। उससे ना तो कोई रोज़गार वाला कोई ऐसा कोई मामला वो हो जाता है। इससे बेहतर है कि अगर वो किसी फैक्ट्री वगैरह में या उसमें वो इन्वेस्ट करता है तो उसमें लेबर जो है वो आएगी और वो सारे मामला जो हैं उसमें वो चलना कारोबार अच्छा चल जाएगा। तो बाकी जो दूसरा चीज़ है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है, खुदा न खास्ता जो प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है वो डाउन हो जाए तो वो आप जब सेल करने जाएंगे तो आपका बैंक लोन भी है और वो भी है और इस तरह के मामलात में फिर लोग बेचारे जो है ना वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और फंस जाते हैं। तो प्रॉपर्टी जो है वो भी बैंक ले जाता है, जो अपनी जमा पूंजी है वो भी साथ वो जो है वो उसमें वो ज़ाया हो जाती है। ये बड़ा ना पेचीदगी वाला मामला है। हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से नॉलेज नहीं होती। अगर हम एक आम शहरी के हवाले से बात करें जिसके पास पैसे हैं लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर दूंगा लेकिन राइट प्लेटफॉर्म क्या है, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी। उसमें यह है कि जब भी आप लेन देन करें जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि पटवारी से हल्का पटवारी से जो है उसका खाता वगैरह वो चेक किया जा सकता है कि जिससे आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं आया कि उसके नाम पे भी है या नहीं। क्योंकि अक्सर बेशतर ये होता है कि लोग स्टाम्प पेपर्स पे जो है वो लिख लेते हैं और स्टाम्प पेपर का तो ये है ना कि एक बंदा एक से ज़्यादा भी स्टाम्प लिखवा सकता है और एक से ज़्यादा बंदों से एग्रीमेंट भी कर सकता है। उसकी फिर जो है ना आप परचोल इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते कि जिससे आपको ये पता चले कि जी ये स्टाम्प पेपर जो है इसने किसी और को भी दिया या नहीं दिया। इसके बरक्स अगर आप जब रजिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो फिर उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब ज़ाहिर है उसमें फिर वो ये होता है कि आपने कोई चीज़ सेल कर दी है तो उस पर नोट दिया जाता है, वो पटवारी साहबान दे देते हैं कि जी ये पहले सेल हो चुकी है, अब इसकी जो है फ़र्द वो जारी नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा सेफ़ जो है वो यही है कि आपको रजिस्ट्री शुदा जो जगह है, जो रजिस्टर्ड है एरियाज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और प्रॉपरली अपने नाम जो है उसको रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। क्योंकि हमारी कोर्ट्स कचहरी में जो है ज़्यादातर जो मामलात हैं वो हैं ही स्टाम्प पेपर वाले, यानी कि किसी ने किसी को फ़रोख्त की जगह और अभी उसका वो टाइम पीरियड जो है क्योंकि इसमें ज़्यादातर स्टाम्प पे वो वाले मुआहदा होते हैं जिसमें लेन देन थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। सही।
यानी कि बिलफर्ज अगर आपने 10 रुपये की चीज़ परचेज़ की है तो 5 रुपये आपने दे दिए और 5 का जो है वो टाइम बन गया, कुछ 6 माह का, कोई 2 माह का, साल का, जो भी इन बिटवीन दोनों पार्टीज़ के वो हो गया, वो एग्रीमेंट वो लिख लेते हैं। तो वो दोनों में से अगर किसी को लालच आ जाता है प्रॉपर्टी में जो है वो अक्सर बेशतर ऐसा हो जाता है कि किसी को अगर 7 लगने वाली जगह हो वो उसको वो ज़्यादा ऑफ़र करवा देता है, तो वो बंदे का दिमाग माइंड में वो आ जाता है कि जी ठीक है मैंने उसको 50 की बेची थी वो मुझे 100 दे रहा है। तो वो इस तरह की जो है इश्यूज़ जो है ना वो बहुत सारे वो हैं और वो स्टाम्प पेपर पे लिखे हुए जो चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा वो मसला मसाइल जो हैं वो बनते हैं। बिल्कुल, कारोबार के हवाले से अगर हम बात करें ना, ये जितना ज़्यादा प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होगा, डॉक्यूमेंटेड होगा, आपको उतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के हवाले से भी लोगों को बड़े मसाइल आते हैं। हम देखते हैं कि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर लग रहा होता है, तो इसमें अमूमन किस तरह से इस चीज़ को हम सेफ हैंड कर सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है उसे ट्रांसफ़र करना है, ज़्यादा टाइम भी ना लगे, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखें? एक्चुअली यही मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने इसको इतना लेंथी प्रोसेस कर दिया है। हालांकि कंप्यूटराइज होने का मकसद तो ये है ना कि आप एक काउंटर पे जाएं, वन विंडो तो कह रहे हैं लेकिन ये वन विंडो है नहीं है। जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि सुबह 7 बजे जाके हमने पहले टोकन लेना है जी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाने के लिए नीचे जो काउंटर्स बने हुए हैं वहाँ पे वो होगा, फिर आपने जो नंबर है उस पर आपने बारी का इंतज़ार करना है और वहाँ पे ख़वातीन का और बुज़ुर्गों का और बेचारे ऐसे जो लोग हैं हमारे माशरा में शुरू से ही एक फैक्टर वो है कि वालिदैन के नाम जो जगह है वो समझते हैं कि जब तक हमने खुदा न खास्ता इस स्टेज से नहीं जाना है कि कोई बोलना चालना भी हमारा ख़त्म हो जाए या हम मरेंगे तो बच्चों को ट्रांसफ़र होंगी, तो उस कंडीशंस में कब देखते हैं तो बुज़ुर्ग जो हैं वो व्हील चेयर पे आ रहे हैं, वो बेचारों का जो है वो बुरा हाल है, उनको सीढ़ियों से का उतारना करना, लेकिन वहाँ पे जो है ये बेरहमी बड़ी देखने में आती है कि कोई उस पुरसाने हाल नहीं, आप वहाँ पे खड़े हैं, पता चले आप सुबह 7 बजे के आए हुए हैं, शाम तक आप वहीं पे बैठे हुए हैं और जब आपकी बारी आई है तो काउंटर पे जवाब मिल गया जी वो ये तो हमारा लिंक डाउन हो गया, सॉरी जी आप कल आइएगा। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एहलकार हैं उनकी भी ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्वमेंट शामिल है। तमाम लोगों को थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी के हवाले से हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि और वैसे भी ये कहा जाता है कि अब जब भी आपने इन्वेस्ट करना है, वो चाहे गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, मार्केट रिसर्च लाजमी करें और देखिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, ऑथेंटिक सोर्स आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया तनवीर हसन तारड़ साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने सबसे पहले बात की थी आपके सेहत के हवाले से, शहर के मसाइल के हवाले से। तो ये तमाम चीज़ें एक इंसान की ज़िंदगी पे काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती है। जितना ज़्यादा हो सके अपनी सेहत का ख्याल रखें और अगर हम माशरे की हिफाजत के हवाले से बात करें, सोसाइटी को किस तरह से बेहतर बनाना है, तो हम इंडिविजुअली भी अपना रोल अदा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विशा बीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।